a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है ऑन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज एंड थोड़ा पहले आज डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, सो जस्ट अ क्विक इंट्रो एंड उसके बाद विल बिगिन टुडेज एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस आज बहुत ज़्यादा नहीं है करने को, लाइक वी ट्राई कि मंथ में हम एक दो सेशंस या तीन सेशंस ऐसे भी रखें जिसमें एक्सरसाइज के अलावा थोड़ी इंफॉर्मेटिव बातें भी की जाए एंड वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम अपनी ओर से सभी एल्डर्स को कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे अवेयर करें दैट इफ एनी एलिमेंट दैट दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम, वो उसमें भी उन्हें हेल्प करे एंड एट द सेम टाइम अगर वो एलिमेंट नहीं है एंड होपफुली आगे भी ना हो, बट इवन देन इन एनी केस मे बी इफ नॉट फॉर देमसेल्व्स बट शायद आपके आसपास अगर कोई रहता है, आपके सोशल सर्कल में कोई है, कोई फैमिली मेंबर है, इफ दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम दैट, सो उनको भी एक तरह से हेल्प आउट करने में इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो आज का हमारा टॉपिक, जैसा मैंने बताया, कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। Not just knee replacement or just hip replacement, we're saying joint replacement in general. So उसमें हर तरह के सर्जरीज कवर हो जाती है। यूजुअली हमने बात करी है नी रिप्लेसमेंट के बारे में, टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, इस पर हमने थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया है। बट टुडे आज का इंट्रो विल स्टार्ट फर्स्ट विद द सर्जरी ऑफ द शोल्डर जॉइंट, क्योंकि उसके बारे में आई नोटिस कि हमने ज़्यादा बात नहीं की कि शोल्डर जॉइंट की रिप्लेसमेंट सर्जरी कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, और ऑफ कोर्स उसके रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज भी करेंगे टू शो यू कि चाहे हम प्री ऑपरेटिव फेज में हो चाहे हम पोस्ट ऑपरेटिव फेज में, उसको हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं नए सिरे से। सो शोल्डर ब्लेड और शोल्डर जॉइंट इन जनरल जो हमारा अपर लिम्ब को एंकर करता है, पूरा वेट बेयर करता है अपर लिम्ब का, एंड इट इज व्हाट कनेक्ट्स द एंटायर अपर लिम्ब विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। शोल्डर में जैसे कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जो देखने को मिलता है एक एलिमेंट दैट इज फ्रोजन शोल्डर। पेरिआर्थराइटिक शोल्डर इज अगेन टाइप ऑफ फ्रोजन शोल्डर। फर्क दोनों में सिर्फ ये है कि फ्रोजन शोल्डर आफ्टर अ व्हाइल टेंड्स टू बिकम पेनलेस, रेंज उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बट पेनलेस हो जाता है। एंड पेरिआर्थराइटिक शोल्डर इनिशियली फ्रोजन शोल्डर की जो शुरुआती स्टेज होती है उसमें भी देखने को मिलता है, बट उसके साथ साथ उसमें जो पेन होती है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। So that is the arthritic changes in the shoulder joint. जैसे कि घुटनों में होते हैं, likewise they happen in the shoulder in pretty much the same way. ज़्यादा उनमें difference नहीं होता। And जितना हम पेन के बारे में जैसे बात करते हैं कि कंधे में ज़्यादातर पेन होता है अगर हम साइड से इसको ऐसे उठाएं या अगर हम सामने की तरफ उठाएं, while bending the elbow और ट्राइंग टू लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट, उतना पेन आपको शायद ना हो जितना कि उसको साइडवेज उठाने में ज्यादा होता है। बिकॉज व्हेन योर एल्बो इज एक्सटेंडेड, तो फिर सिर्फ जो हाथ में वेट आपने पकड़ा है उसका वेट नहीं है, उसके साथ साथ पूरी बाजू का भी वेट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट्स डिफिकल्ट टू बेयर फॉर द। सो देन ऑफ कोर्स द सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन बीइंग अ शोल्डर फ्रैक्चर। कहीं अगर कोई हाइट से कहीं से गिर जाते हैं, किसी कारण से अगर कंधा डिसलोकेट हो जाता है, तब वी गो फॉर शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो दीज आर लाइक द टू मेन रीजंस फॉर द सर्जरी। अब सर्जरी होती कैसे है? देखिए, शोल्डर जॉइंट जो है हमारा, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वो तीन हड्डियों से बेसिकली बना है। तीन नहीं, दो है, बट लाइक दो आपस में जुड़ी हुई है।
सो फर्स्ट बीइंग द ह्यूमरस, जो हमारे पूरे अपर आर्म की जो बोन होती है, दिस फिट्स इनटू अ सॉकेट, जो कि पीछे हमारे शोल्डर ब्लेड से कंटिन्यू होता हुआ आके यहाँ आके जुड़ता है, एंड उसको फ्रंट से सपोर्ट करता है हमारा कॉलर। सो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द नेक अप टिल हेयर, पूरा हमारा कॉलर बोन जो है वो भी सपोर्ट करता है। तो 3 हड्डियां एक साथ मिलके हमारा शोल्डर जॉइंट बनाती है। Most of the times, even during fracture or even in very arthritic shoulders, um, you can say almost in 95% of cases, the collarbone is spared. उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता and it remains intact. Mostly जो ह्यूमरस और उसके साथ का जो सॉकेट है, जो पीछे शोल्डर ब्लेड्स के थ्रू बना है, those are the ones that end up taking most of the damage, and उनको रिप्लेस करने का तरीका सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो यही है कि शोल्डर ब्लेड का जो सॉकेट है वहाँ पे एक मेटल का इम्प्लांट डलता है। मेटल स्टेनलेस स्टील का डलता है या टाइटेनियम का डलता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ऑल्सो टेकिंग इन कंसिडरेशन कि पेशेंट अगर ऑस्टियोपोरोटिक है तो शायद वो इम्प्लांट ठीक से फिट ना हो पाए। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर कोई भी पेशेंट ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक है और आपके डॉक्टर अगर आपको कहते हैं कि आप कोई भी XYZ प्लेसमेंट सर्जरी करवा लीजिए, तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि डॉक्टर बस एक लंबा बिल छापने के चक्कर में बात कह रहे हैं। Because it does happen. Hospitals में ये एक प्रैक्टिस है, unfortunately होनी नहीं चाहिए, but it is there, and people do end up getting a lot of post-operative complications because of that. So one should be very careful कि किसी भी सर्जरी में जब तक at least in orthopedic cases, जब तक वो जॉइंट आपके लिए एक फिजिकल बैरियर ना बन जाए आपकी डे टू डे एक्टिविटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड कि तब तक सर्जरी के लिए ऑप्ट मत करिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, डॉक्टर के लिए वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो दिन की 100 सर्जरीज करते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा कर देंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जब हमें अपने आप को संभालना पड़ता है, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन, maybe in 1 month, maybe in 2 months, maybe in 6 months. वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हमें देखना है, डॉक्टर को थोड़ी देखना है। तो एक बार सर्जरी करी, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। So this should be kept in mind, and particularly in shoulder joint, क्योंकि it is facing downwards, so it is going in the direction of the gravity, तो इसकी स्टेबिलिटी और इसको इमोबिलाइज करना आफ्टर द सर्जरी is very important, and at the same time quite complicated also. स्लिंग में बांध के रखना तो सिर्फ एक तरीका है स्टेबलाइज करने का, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के। देयर आर टू मेनी वेज, तो मैं उनके बारे में सबके बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ, स्लिंग इज द मोर कॉमन वे ऑफ स्टेबलाइजिंग। सो एक इम्प्लांट डलता है, जैसा मैंने बताया कि हमारे शोल्डर ब्लेड के पास जहाँ सॉकेट बनता है उसकी जगह the original socket which is damaged is of course surgically removed, and वहाँ पे वो हम इम्प्लांट लगा देते हैं। सो एक ऐसे सी शेप का, कप शेप का ऐसा इम्प्लांट लग जाता है। दिस इज द ह्यूमरस बोन, द बोन ऑफ द आर्म, सो इट इज स्लाइटली बेंट इनवर्ड्स। इसको भी जो नेक होता है इसका पूरा, जो जाकर सॉकेट पे इस तरह से जुड़ता है, उसको भी हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं if it is a complete replacement surgery of the shoulder. पार्शियल होती है तो दोनों में से एक साइड हमें छोड़नी पड़ती है, बट व्हेन रिमूव्ड वहां पर भी एक टाइटेनियम का इम्प्लांट डलता है which is in the exact shape of the bone that was there before it, और उनको फिट करके that is how shoulder replacement surgery is done. Shoulder replacement surgery although इतनी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा अगेन ऑर्थोपेडिक केसेस में भी नी रिप्लेसमेंट के लिए ज्यादा आते हैं,
because shoulder in itself is not really a weight bearing joint. अपना खुद का वेट बेयर करता है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब हमारी बाजू अगर हम उंगलियों के टिप से यहाँ तक मेजर करें तो मतलब 2.5 किलो में भी 3 किलो के आसपास की होगी। So it's not that heavy and it's easy for the joint to bear the weight. Now coming to the next surgery, which is the surgery of lower back, or like from middle to the lower of the back or base of the tailbone. So spine की surgery again कैसे होती है, क्यों होती है, थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। So जैसे मैंने कई बार एरोबिक्स के दौरान भी मेंशन किया है, एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट स्पाइन इन स्पेसिफिक, अगर हम सिर्फ उसी एक्सरसाइज करें, मैंने तब भी मेंशन किया है कि जितने भी वर्टिब्रे हैं हमारी स्पाइन, दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ कोर्स, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा मूव करना भी नहीं चाहिए उन्हें। ज्यादा करेंगे तो दे माइट एंड अप डैमेजिंग द नर्व रूट्स अराउंड देम। सो देयर इज अ मैकेनिज्म टू मेक श्योर कि वो अपनी जगह से ज्यादा दूर कहीं घूमने ना निकले। सो दैट इज द फैसेट जॉइंट, कि जहां पर अगर एक वर्टिब्रे इस तरह से है, उसके नीचे एक और वर्टिब्रे है, तो आपस में वो फैसेट जॉइंट्स के जरिए जुड़े रहते हैं in a way that they don't end up getting dislocated. But in some cases, after maybe if the person has a fall, और कहीं से कोई facet joint fracture हो जाता है, या फिर spinal canal बहुत पतली हो रही है टाइम के साथ, in some cases it does happen that the spinal canal starts to shrink. जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में ऐसा होता है। लोअर बैक पेन के केस में इट इज स्लाइटली रेयर कि स्पाइनल कैनाल आपकी श्रिंक होगी या नैरो होगी, तो हर बार नहीं होता। मोस्टली इट इज जस्ट अ नर्व एंट्रैपमेंट, बट इन सम केसेस वी डू सी दैट। तो फैसेट जॉइंट्स को भी आपस में अगर हम जोड़ दें, उनको फ्यूज कर दें, चाहे स्क्रूज लगा के करें, चाहे उनको हम वायर के जरिए जोड़ें, so that makes sure कि वो अपनी जगह से ज़्यादा हिले डुलेंगे नहीं। Then coming to the next surgery, which is that of the hip joint, so just below the pelvis, and spine surgery के बाद the next हमारा topic है वो hip replacement। Hip replacement again more common, I would say, post trauma. This is something जो कि हम एल्डर्स में कॉमनली देखते हैं। तब अगर सपोज करिए कि बाथरूम में कोई घर पे आ जा रहे हैं, बाथरूम में फर्श पे अगर थोड़ा पानी गिरा हुआ है, एंड गॉड फॉरबिड अगर किसी कारण से अगर पानी पे पैर पड़ गया एंड स्लिप हो जाता है, बिकॉज व्हेन वी स्लिप ऑन अ स्लिपरी सरफेस, तो हमारा पैर जो पड़ा है उसके ऊपर वो आगे की ओर जाएगा। सो ऑफ कोर्स द नी विल गेट एक्सटेंडेड and will fall directly on our hip. So hip का fracture उस केस में हो जाता है, क्योंकि जो फीमर बोन है, हमारी जो थाई बोन है, it takes the entire impact of the fall along with the body weight. So जो फीमर का नेक है, जैसे ह्यूमरस का भी नेक होता है, जो हमने भी बताया शोल्डर रिप्लेसमेंट में, कि उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। In this case, because someone falls down एकदम ऐसे आराम से जब नीचे गिरेंगे, उसके ऊपर पूरा अपना शरीर का वेट डालते हो, सो फीमर की नेक फ्रैक्चर हो जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऑल्दो वी से कि फीमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत हैवी बोन होती है अपने आप में, बट वहीं अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि अगर ऑस्टियोपोरोटिक है, या फिर इन जनरल एज के साथ जब कैल्शियम इनटेक और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है शरीर में, तो these problems do tend to occur, and person is more prone to having a fracture in their femur bone. Quite similar to the shoulder surgery, hip replacement भी ऐसे ही होता है कि जहाँ पर सॉकेट बना हुआ है हिप का, उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, एंड वहीं फीमर जो थाई की बोन है उसके साथ भी जो फ्रैक्चर्ड हेड है उसको तो ऑफ कोर्स निकाल के फेंक ही देते हैं, एंड उसकी जगह पे स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का या टाइटेनियम का इम्प्लांट डाल देते हैं।
Next, the last surgery, coming to knee replacement surgery. Again, this is one that we have talked about before also. कि जहाँ पे जॉइंट बनता है और जहाँ पे दोनों बोन्स आपस में टच करती है, चाहे वो फीमर के बोन का बेस हो, देखिए जो उसका हेड है वो तो ऊपर हिप से जाके जुड़ गया, सो इट बिकम्स अगेन समथिंग लाइक दिस। उसका जो नीचे का एंड है जहाँ पर घुटना बेंड होता है वहां, और उसके नीचे जहाँ जो शिन की बोन है, टिबिया कहते हैं हम उसको मेडिकल टर्म, जहाँ पे वो दोनों आकर मिलते हैं एंड जहाँ पे उसके साथ साथ जुड़ता है हमारा पैटला या फिर हमारा नी कैप। अगर हम अपने घुटने के सामने की तरफ हाथ लगाएं तो वी कैन फील एक छोटा सा डिस्क जैसा एक स्ट्रक्चर हमें फील होता है, हमारा नी कैप। दैट मेक्स श्योर कि हम अपने घुटने को सीधा करते हैं। चलते समय when we extend our knee, it is only due to the kneecap. If the kneecap were to be fractured, तो चलते फिरते समय या उठते बैठते समय हम अपने नी को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। एंड इवन अगर कोई हमें कहे कि बैठे हुए पोजीशन से अगर आप उठिए तो वो उठ भी नहीं पाएंगे उसके। दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉसिबल विदाउट द नी कैप। सो इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्योंकि वो एक वेट बेयरिंग जॉइंट है एंड इट इज अ वेरी मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट, तो यहाँ पे सिर्फ इम्प्लांट डालने से इट्स नॉट इनफ। उसके साथ साथ एक सिलिकॉन या रबड़ का एक स्पेसर भी लगाना पड़ता है बीच में, ताकि जो इम्प्लांट है वो भी आपस में टच ना करें एंड उसकी वजह से फर्दर बोन्स में डैमेज ना हो। और जो इम्प्लांट है ज्यादातर वो जो टिबिया का सरफेस है उसको भी रिमूव कर देते हैं एंड अगेन दी डिस्टल एंड ऑफ दी फीमर बोन, दोनों को सर्जिकली वहां से हटा के पूरे उस एरिया को क्लीन करके वी इंसर्ट द इम्प्लांट, उनके बीच में स्पेसर लगाते हैं। दैट इज हाउ द सर्जरी ऑफ द नी जॉइंट इज डन। सो जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, अभी हम सम एक्सरसाइज पर बात शुरू करेंगे। विल स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइजेस आफ्टर दिस। कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर, चाहे हमारा कोई शोल्डर का रिप्लेसमेंट हो, चाहे स्पाइन की सर्जरी हो, चाहे हिप की हो, चाहे नी की हो, इन ऑल दीज केसेस लाइक आई सेड कि जब तक ये एलिमेंट आपके लिए फिजिकल बैरियर ना बन जाए आपकी डेली लाइफ में, तब तक इनकी सर्जरी वैसे करवानी नहीं चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ऑफ कोर्स दैट इज वेयर फिजिकल थेरेपी कम्स इनटू प्लेस, वो हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। वी यूजुअली ट्राई फ्रॉम अ कंजर्वेटिव अप्रोच कि हम सर्जरी की नौबत ना आने दें अपनी तरफ से। ऑफ कोर्स इन सम केसेस इट इज अनअवॉइडेबल, सो करवानी ही पड़ती है। बट कोई अगर मेरे से कोई मेरे पेशेंट अगर आज आकर पूछे तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जब तक उसको अवॉइड कर सकते हैं सर्जरी को तो कर। मे बी इफ यू गो आउटसाइड एंड टॉक टू सम अदर डॉक्टर, आई डोंट नो कि वो मेरी इस बात से कितना एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। वो कहेंगे या कि करवा के छुट्टी करो, क्यों पेशेंट को 6-6 महीने या 1-1 साल के लिए लटका के रखना नहीं। बट अपनी जगह वो भी ठीक है कि फ्रॉम अ रिकवरी स्टैंड पॉइंट दे आर जस्ट रिड्यूसिंग द रिकवरी टाइम एंड मेकिंग श्योर कि जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिले आफ्टर द प्रोसीजर इज डन। सो बात उनकी भी गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो चैलेंजेस बाद में पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं, दैट इज समथिंग जिसके बारे में हर डॉक्टर का अपना एक ओपिनियन होता है। एंड मेरा ओपिनियन यही है कि तो जितना हम अवॉइड कर सकें उतना ही अच्छा है। So getting back to the main exercises now, this was just a quick intro before the exercises, ताकि समझ पाए कि सर्जरी कैसे करी जाती है, क्यों करी जाती है, and that it is not the only solution to an orthopedic issue. उसके अलावा भी तरीके होते हैं। आप जॉइंट की स्ट्रेचिंग करिए, आप उसकी एक्सरसाइज करिए। अपना अगर लगता है कि प्रॉपर वेट बेयरिंग नहीं है जॉइंट पे, या मे बी बहुत ज्यादा वेट बेयरिंग है, आपका वेट ज्यादा है, अपने वेट को मैनेज करें। ऑल दीज वेज वुड मेक श्योर कि इंस्टेड ऑफ
just going under the knife for any reason, and तब ऐसा लगे कि हमारी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो किसी की 2 महीना चल रही है, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, एंड उसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं, बेड सोर से लेके इंसिजन में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी जो इम्प्लांट डला है वो किसी जगह से हिल जाता है हल्का सा। सो उन सब चीजों को अवॉइड करते हुए, इफ वी कैन वी कैन फॉलो अ कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल along with physical therapy of course, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती हैं, एंड जो जॉइंट की ओवरऑल जो उसका जो लाइफ स्पैन है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा भी सकते हैं उसके साथ। चलिए, सो नाउ कमिंग टू द मेन एक्सरसाइजेस, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। सो सीधे होके बैठ जाइएगा, चेयर के बैक रेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, सिट स्ट्रेट। तो जैसे हम शुरुआत कर रहे थे इंट्रो में शोल्डर के साथ में, सो एक्सरसाइज भी हम शोल्डर से ही शुरू करेंगे, एंड विल डू सम स्ट्रेचेस। सो दोनों हाथों को साइड में ऐसे कर लीजिए, उठा लीजिए, लुक स्ट्रेट, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, एंड हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे जितना आप स्ट्रेच कर सकते। स्ट्रेच करिए, उसको होल्ड करिए 10 सेकेंड्स, एंड वापस अंदर की तरफ और हाथों को फोल्ड एंड बाहर। अच्छे से स्ट्रेच करिए। अगेन बाहर की तरफ, एक बार और स्ट्रेच करिए, एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले। So this was the stretch for the front side of the joint capsule and the pectoral muscles. Now to stretch the back side of the joint capsule. एक हाथ को इस तरह से सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा डायगनली रखेंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं, हल्का सा अच्छा रखते हैं आपको, लाइक दिस। दूसरे हाथ से ऐसे क्रॉस करिए इस तरह, एंड ये वाला जो हाथ है इसके एल्बो को बेंड करते हुए we'll turn to that side, वापस। अब हाथों को चेंज, ऐसे एल्बो बेंड एंड दूसरी तरफ। Again, एल्बो को बेंड करिए और फिर रोटेट करिए। Again, switch, elbow bend and turn करिए। दोनों हाथ नीचे करें। So along with the stretching of the joint capsule, neck की भी stretching बहुत जरूरी होती है। So we'll take our left hand, we'll start with the left hand। Left hand को
राइट वाले कान के जस्ट ऊपर रखेंगे, कान से टच ना करते हुए, कान से थोड़ा सा ऊपर, आधा इंच ऊपर, दिस। ओके, सीधे होके बैठेंगे, विल लुक इन द फ्रंट एंड नेक के मसल्स को एकदम ढीला छोड़ते हुए हाथों के सहारे धीरे धीरे हम इसको स्ट्रेच करें। इस तरह आंखें खुली रखिएगा, आंखें बंद मत करिएगा बस। Now with the right hand, लेफ्ट वाले कान के जस्ट ऊपर सामने की ओर देखेंगे एंड धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। अगेन विद द लेफ्ट हैंड, राइट कान के ऊपर सामने देखते हुए स्ट्रेच। एक बार और राइट हैंड से इस तरह रखा हाथ को एंड स्ट्रेच। सीधे Now for the next set of exercises, आप सब प्लीज अपने अपनी चेयर से एक बार खड़े हो जाइए। पैरों को थोड़ा पास पास ले आते हैं, हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, लाइक दिस। सीधा करिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है अपनी एंड एक लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड ऊपर की तरफ अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पुल करेंगे ऊपर की तरफ। एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे। एक बार और इनहेल, स्ट्रेच करिए, एक्सहेल। एक बार और इनहेल, अप, exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. पैरों को थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, हाथ ऐसे इंटरलॉक रखेंगे, पैरों को दूर कर लेंगे। ओके, दोनों हाथ ऊपर। जैसे हम बात कर रहे थे अभी फैसेट जॉइंट्स के बारे में एंड हाउ वी कैन अनलॉक दी जॉइंट में मेक बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी स्ट्रेच कर लेते हैं। दोनों हाथ अच्छे से ऊपर रखते हुए बेंड साइडवेज लेफ्ट,
Right. Left. Right. Left. Right. दोनों हाथ नीचे ले आइए, कमर पे रखिए हाथों को इस तरह से, एंड नाउ वी टर्न राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। पैरों को जोड़ लेते हैं आपस में, पास पास ले आते हैं, एंड अगेन स्ट्रेट, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, एंड रिलैक्स। सामने mics please off it. Okay, so this was the exercise for the spine and how to stretch our facet joints. Now coming to the next one, जैसे हम बात कर रहे थे about the hip replacement surgery. So for that we'll need a chair. चेयर को इस तरह से अपने सामने रखेंगे, रखी हुई है। पहले हम स्ट्रेच करेंगे, we'll stretch from the back of the thigh, back of the hip joint, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइट यही एरिया होता है जब हम अगर ज्यादा देर कहीं पे बैठे रहें या लेटे रहें, तो सबसे पहले हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स ही टाइट है। So just to stretch them, I'm starting with my left foot. लेफ्ट वाले पैर को ऊपर रखा हमने चेयर पे, like this, okay? दोनों हाथों से लेफ्ट थाई के ऊपर थोड़ा जोर डालते हुए उसको नीचे की ओर प्रेस करेंगे। So when you press it, you feel a stretch coming on the back of the thigh here, and थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कितना प्रेशर लगाया। है ना? अच्छे से स्ट्रेच करिए, अपने कमर सीधी रखिएगा, प्रेस करते हुए मेक श्योर कि आप आगे की तरफ ऐसे बेंड ना करें, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड देन 10 seconds hold and वापस एक बार और उसी पैर से नीचे की ओर हाथों में जोर लगाते हुए Now we'll change the foot. लेफ्ट वाला पैर नीचे, राइट वाला पैर ऊपर रख लेते हैं, दोनों हाथों से अगेन थाई से नीचे की ओर जोर लगाएंगे। एक बार और नीचे की ओर स्ट्रेच करते हुए होल्ड इट फॉर 10 सेकंड, पैर नीचे कर लेते हैं, चेयर को अपने पास रखेंगे तो चेयर को घुमा देंगे कि हमारा जो हिप जॉइंट है और जो हमारा नी जॉइंट है मोस्टली एक साथ काम करते हैं। They both tend to bend at the same time. So इनके लिए stand close to the chair like this,
चेयर का सपोर्ट ले लीजिएगा, बिना सपोर्ट के एक्सरसाइज मत करिएगा। कमर बिल्कुल सीधी एंड धीरे धीरे घुटने बेंड करेंगे। मेक श्योर कि ज्यादा बेंड ना करें। अगेन लाइक आई ऑलवेज सेड कि 30 डिग्रीज के बियॉन्ड बेंड ना करें तो अच्छा है। दोनों हाथ चेयर पे और सीधे रखिए। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप down, up, down, up, down, up. टर्न करते हैं, चेयर के साइड में इस तरह से खड़े हो जाएंगे। एक हाथ अभी भी लेकिन चेयर भी रहेगा सपोर्ट के लिए एंड पैर को साइड से उठाएंगे ऐसे। लेफ्ट वाला पैर आके होल्ड करेंगे एंड नीचे, देन राइट वाला पैर आके होल्ड इट फॉर 10 seconds, लेफ्ट राइट। अगेन उठाते हुए ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टिल्ट ना करें, इस तरह से कमर को सीधी रखेंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड रिलैक्स। दोनों पैर नीचे। Now for the final exercise for the knee joint in standing position, दोनों हाथ इस तरह से आगे कर लीजिए, पैरों को थोड़ा पास पास रखेंगे एंड वी ट्राई कि घुटने बेंड करते हुए अपने हाथों से टच करें। दोनों हाथ नीचे, वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड। आप आज सारी एक्सरसाइज कर पाए अच्छे से? आज घुटने में दर्द तो नहीं हुई? नहीं, कर ली है, अब बाद में पता चलेगा क्या होगा। चलिए, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, कर लिया, बाद में पता चलेगा। हाथ में ताकि तंग ना करे तो एक बार सिकाई कर घुटनों की और पीछे बैक ऑफ थाइज की ना, जहाँ स्ट्रेच किया है वहाँ उसका हल्का हल्का सेक कर लीजिएगा गर्म पानी से, तो ज्यादा तंग नहीं करेगा। ठीक। वेरी ग्लैड टू नो कि आज आपने अच्छे से कर ली बिना किसी प्रॉब्लम। अच्छा, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। डॉक्टर अनुराग पूछना था, मैंने नी रिप्लेसमेंट कराई थी 17 में। अच्छा। पर मैं
चौकड़ी नहीं मार सकती, मैम नी रिप्लेसमेंट के बाद चौकड़ी मारनी भी नहीं चाहिए। नहीं मारनी चाहिए, जैसे मैं है ना। हाँ, not just knee replacement. For any individual after the age of 50, आपको क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए अनलेस आप, या तो देखिए एक होता है जो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करते आए हैं एंड उनका पूरा लोअर बैक से लेकर हिप से इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अभी कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ पाए। अब जैसे अभी आपने एक्सरसाइज कराई, मेरी टांग उठ गई, गुड। देखिए पर क्या होता है कि जब हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं, जो शुरू से बैठते आए हैं वो बैठने को एक स्ट्रेच में चाहे वो 1-1 घंटा भी बैठ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बट विद टाइम एज वी एज तो हमारी मसल टोन भी रिड्यूस होती है और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट आल्सो रिड्यूसेस। तो जो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं तो पर्टिकुलरली जो हमारे घुटने के बाहर के जो लिगामेंट वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होते हैं एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू बी स्ट्रेच सो मच। तो उस केस में थोड़े इंजरी होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं खुद एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि क्रॉस लेग पोजीशन में ना बैठें बिकॉज इट इज हार्मफुल। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर यू हैव अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसके बाद तो किसी भी हाल में आप बैठ ही नहीं सकते हैं, ना क्रॉस लेग पोजीशन में, बिल्कुल चौकड़ी मार के ऐसे नहीं, ऐसे टांगे सीधी रख के बैठना पड़ता है। सीधी रख के बैठे तो ठीक है, कोई नुकसान नहीं। इट इज इफ योर बैक ऑफ द लेग इज फ्लेक्सिबल इनफ तो इट इज एज गुड एज सिटिंग इन क्रॉस लेग पोजीशन, और उसमें फर्दर उसमें घुटने को और डैमेज होने से बचाता है वो। सो अवॉइड करें तो उतना ही अच्छा। पर मुझे तो लगता है मेरी लाइफ चेंज होगी नी रिप्लेसमेंट के बाद। इससे पहले बहुत पेनफुल था। आपको सर्टेन पॉइंट करवानी पड़ जाती है बट उससे पहले जितना अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ पहले 15-20 दिन मुश्किल के थे जो स्टार्टिंग में पेन थी, उसके बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे थे। इवन 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे भगाया ग्राउंड में, कहते चलो भागो मैं आपके पीछे हूँ। बहुत अच्छे थे, ये सो नाइस। अब मैम नी रिप्लेसमेंट भी पहले जैसे कन्वेंशनल वे में होती है ना, वैसे नहीं होती है। नाउ इट इज कस्टमाइज्ड नी सर्जरी, सो उसका आउटकम थोड़ा अच्छा होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन जो आज से 15-20 साल पहले किया जाता था। सो ऑफ कोर्स दी पोस्ट ऑपरेटिव जो टाइम गैप होता है वो पहले जितना नहीं रहा घुटनों के केस में, बट अगेन अपना अपना सबका ओपिनियन है इस बारे में। सो सम पीपल से कि फटाफट से करवा लेना चाहिए, कुछ लोग थोड़ा सा डरते भी हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि सर हमें ना थोड़ा डर लगता है, मुझे जैसे डर लगता है मैं तो नहीं करवा रही। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। डर लगता है उनको, तो कहते हैं सर कि इतना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करवा दो, बट हमें करवाना। A lot of patients say that and it's a genuine fear कि कोई नहीं चाहेगा अपने घुटनों में चक्कू मरवाना। मतलब इससे पहले बहुत डर लगा था, पर मुझे लगता है नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, चल पड़ती हूँ, अब एक्सरसाइज कर लेती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, तो आपका घुटने मतलब एकदम ठीक हो गए हैं, सो नथिंग लाइक इट। पूरा उसमें से पैसा वसूल हो जाता है उसमें। मतलब डॉक्टर भी अच्छे थे और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट भी अच्छे थे, दोनों की मेहनत से। सर्जन कौन थे मैम आपके? मैंने मैक्स वैशाली में डॉक्टर गौरव जिंदल थे। Maybe I have met him before. हाँ, नाम तो सुना लग रहा है बट मे बी शायद चेहरा देख किसी कॉन्फ्रेंस में मिले होंगे जरूर। और डॉक्टर गौरव जिंदल भी बहुत अच्छे हैं, वो हायर स्टडीज के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, पर बहुत अच्छे डॉक्टर, मतलब जैसे एक डॉक्टर से विश्वास उठ जाता है ना, पर उनको देख के लगता है भगवान का रूप है। तो रियली बहुत अच्छे थे। वेरी ग्लैड टू नो। इफ एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस, हाँ जी, पूछ सकते हैं आप, अपना माइक ऑन कर सकते हैं सब। किसी को मेरा लिपॉय पड़ा था। लिप आयरन कितने गंदे हो रहे हैं मेरे कमरे का।
ऊपर से तो आने नहीं देते हैं मतलब। ना वो कभी कितना फर्क पड़ गया था। अब इसको नहीं करता है, पहले कपड़े धोता है तो सारे काम करते थे, अब नहीं आता। कोई क्वेश्चन नहीं है और फर्दर, सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड द सेशन हियर टुडे। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। वेलकम। चलिए सो सेशन खत्म करते हैं आज कहीं पे। डॉक्टरों की दुकान बंद कराएंगे क्या? हाँ जी, डॉक्टरों की दुकान बंद कराएंगे क्या? नहीं ऑपरेशन नहीं। हाँ ये रिकॉर्डिंग किसी डॉक्टर को नहीं दिखानी मैंने, नहीं तो नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बताते, सही बात है। अपना नेचुरल ऑर्गन नहीं निकालना है हमें। आप चाहे कितना भी कितना, ये करेक्ट। कुछ एक बात है, आप चाहे कितना ही हाँ। पैसा लगा दें, कितने ही प्लांट डाल हाँ। दें, जो लेकर पैदा हुए थे उसमें और इसमें हाँ, फर्क बिल्कुल बिल्कुल। 19-20 का तो फर्क होता ही। वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अनुराग, पर बड़ा पेनफुल हो गया था, लाइफ बहुत पेनफुल। आफ्टर अ पॉइंट यस, जैसे मैंने बताया ना कि जब वो हमारी डेली एक्टिविटीज में फिजिकल बैरियर बन जाता है तब तो और कोई चारा होता ही नहीं है उसके अलावा, बट उससे पहले जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा। सब डॉक्टर्स से कि नहीं करवा लेना चाहिए प्रॉपर। मैंने 4 डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया था। कई बार ना मैम एक्चुअली में अनफॉर्चुनेटली दिस इज मोर प्रेवलेंट इन इंडिया, बाहर की कंट्रीज में इतना ये नहीं होता है, बट डॉक्टर्स डू से कि आप अगर करवा लें तो ज्यादा अच्छा है। या फिर एक ना सर्जरी के केस में अगेन ये वाली रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाने, वरना मुझे इसमें गोली मार देंगे कि नहीं सभी बोल रहे हैं ओपनली, आप अकेले नहीं हो। कि होता क्या है मैम, जो पोस्ट ऑपरेटिव में बता ना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है उसमें देखिए डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट लगभग ना के बराबर, जितना अवॉइड कर सके अवॉइड कर लीजिए। थेरेपी कम्स इनटू प्ले, या फिर वहां पर पेशेंट अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने एक बार सर्जरी कर दी तो वो फिर अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वहां से देन ही कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड मच इन दी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। आई वुड से कि आप यू हैव बीन वन ऑफ द लकी वंस कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छे से हो गया, सो ठीक ठाक रिकवर कर गए उससे। बट इन अ लॉट ऑफ केसेस वी सी कि उस केयर को उतना लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। कई मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक टैक्की करवाई, मैंने दोनों की इकट्ठी करवाई, उसकी एक टांग छोटी होगी एक बड़ी होगी। हो जाती है बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेशन ये बहुत ज्यादा होती है, रिकवरी रेट बल्कि कम है और ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस का रेट ज्यादा है आज की डेट में, ज्यादा लोगों में कॉमन है। इवन इफ द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज स्लो बट स्टिल इट डज टेंड टू हैपन। चलिए, सो we'll conclude the session here today. So thank you so much to everyone for joining in. सबसे हम मिलेंगे कल जो एक्टिव टीम के साथ, तो अपना ध्यान रखिएगा, stay safe, see you tomorrow, bye।